हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 9 जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सो स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ब्लॉग पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इन आईडी का लिंक दे दिया है, तो आप वहां पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी टर्म 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, जहां पर आपको फिजिकल एजुकेशन के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाके उसको भी देख लीजिए ताकि आपकी फिजिकल एजुकेशन जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और मैंने अपने ब्लॉग पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे नोट्स डाल दिए हैं, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स 9.1 Definition and importance of psychology in physical education. 9.2 Definition and differentiate between growth and development. 9.4 Adolescents problem and their management. So student, आपका 9.3 कट चुका है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। 9.1 के बारे में, जिसमें हम डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी को समझेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। The word psychology is the combination of two words, psyche and logos. So psychology जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, psyche and logos. Psyche का बेसिकली मतलब होता है soul and logos का बेसिकली मतलब होता है science, which combine to form science of the soul. So basically हम साइकोलॉजी में अपनी सोल की स्टडी करते हैं, अपनी आत्मा की स्टडी करते हैं। एक इंसान किस तरीके से सोचता है, एक इंसान का किस तरीके से बिहेवियर होता है किसी भी चीज को लेके, उसकी स्टडी करना ही साइकोलॉजी कहलाता है। और अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। इसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि एक इंसान डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। सो बेसिकली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम डील करते हैं इंसान किस तरीके से स्पोर्ट्स खेलते वक्त रिएक्ट करता है, किस तरीके से सोच रहा होता है, क्या उसके माइंड में चल रहा होता है। जब हम उस चीज की स्टडी करते हैं उसी को हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बोलते हैं। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप अपनी टफ से टफ सिचुएशंस को भी काफी इजी बना सकते हो। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, आप कितनी इजीली वहां से निकल सकते हो। तो यही चीज मेन हमें समझनी होती है। सो मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगी। आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, जिसमें यूएस की जो टीम होती है उसको स्ट्रोक मिले होते हैं और साइड में कोच शाहरुख खान बता रहे होते हैं गोलकीपर को कि जो यूएस की टीम प्लेयर है वो किधर जो है स्ट्रोक मारेगी। तो यहाँ पर जो शाहरुख खान है वो बेसिकली स्टडी कर रहे हैं उसकी माइंड को कि वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो किस तरफ अपना गोल मारने वाली है। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में यही होता है कि एक प्लेयर स्पोर्ट्स खेलते समय किस तरीके से बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशन में। जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं उसी को हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहते हैं। उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम अपने बिहेवियर में भी चेंज ला सके और किस तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन में रिएक्ट करना है, ये चीजें हम सीख सकें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। सो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल एंड देयर बिहेवियर इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक साइंटिफिक स्टडी है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की कि किस तरीके से वो स्पोर्ट्स में रिएक्ट करता है एंड किस तरीके से वो प्रैक्टिकली अप्लाई करता है अपनी नॉलेज को। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, कंट्रोल ऑन इमोशन, enhancement in psychological capacities, helpful in solving the problem, mental maturity, helpful in motor skill learning, maintain the peak understanding behavior। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो हमें बिहेवियर को समझने में काफी ज्यादा मदद करती है। इस तरीके से सामने वाला स्पोर्ट पर्सन सोच रहा है इसको जानने में हेल्प करती है। जैसे अभी मैंने आपको चक दे इंडिया का एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से शाहरुख खान ने यूएस की टीम प्लेयर की स्ट्रैटेजी को समझा और अपनी टीम की हेल्प करी। तो ये सिर्फ उसी वजह से संभव हो पाया क्योंकि उन्होंने सामने वाली टीम के बिहेवियर को समझने की कोशिश की। तो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दिए जाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को ताकि वो अपने बिहेवियर को इनहेंस कर सके और सामने वाले कॉम्पिटिटर के बिहेवियर को भी समझ सके। सेकंड, कंट्रोल ऑन इमोशन। सो बेसिकली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो होती है वो हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है। जैसे अगर हमें डर लग रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई है, तो हम क्या कर देते हैं ना, अपने स्पोर्ट्स को खराब कर देते हैं। तो किस तरीके से इन सारे इमोशंस के साथ डील करना है वो हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सिखाती है।
तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, सपोज क्रिकेट का मैच चल रहा है और जो बॉलर है उसने इस तरीके से बॉल मारी कि बैट्समैन के ना आंखों पे लग गई। तो जिस बैट्समैन के वो बॉल लगी है उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वहां पर जाके वो गाली गलौज शुरू कर दे और लड़ना शुरू कर दे। सो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए स्पोर्ट पर्सन को अपने एंगर, अपने डर, अपने एक्साइटमेंट पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। एनहांसमेंट इन साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज। सो इसमें यही बता रखा है कि जो स्पोर्ट साइकोलॉजी है वो हमारे अंदर एक मोटिवेशन की भावना को डेवलप करती है, जिसकी वजह से जो हमारे अंदर की स्पोर्ट्स कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हम अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हैं। हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो बेसिकली यहाँ पर बता रखा है कि इट इज एन यूजुअल प्रोसेस टू फेस प्रॉब्लम इन एवरी फील्ड लाइक टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर, सॉरो एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि हर फील्ड में ऐसा होता है कि हमें टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, दबाव बहुत ज्यादा होता है, दुख होता है या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा स्पोर्ट पर्सन के साथ भी होता है। सपोज करो एक स्पोर्ट पर्सन है जो स्पोर्ट्स खेलने जा रहा है, उसको एक दुखद इंफॉर्मेशन मिली कि उसकी फैमिली में कुछ इशू हो गया है। तो वहां पर वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो चीज, वो बिहेवियर को कंट्रोल करना, वो इमोशन को कंट्रोल करना ही हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सिखाता है। मेंटल मैच्योरिटी। अगर हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को ढंग से स्टडी करते हैं तो एक्चुअली हमारी मेंटल मैच्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हम अपने दिमाग का काफी ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा इनहांस हो जाता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि क्रिकेट खेलते समय बॉलर ने बैट्समैन को मार दिया, तो बैट्समैन एग्रेशन ना दिखा के वो कह रहा है कोई बात नहीं, होता है, ये तो स्पोर्ट्स में चलता ही है। सो एक मेंटल मैच्योरिटी को शो करता है कि वो मेंटली मैच्योर हो गया है और वो सिर्फ तभी आ सकती है जब वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को डीपली स्टडी करेगा। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में अपने बिहेवियर के साथ साथ सामने वाले के बिहेवियर को भी स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। 9.2 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। वैसे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ऐसी टर्म है जिसको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, यानी कि एक की जगह पे दूसरे का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में इनका मीनिंग बहुत ही ज्यादा अलग होता है। आज हम वही मीनिंग देखेंगे और इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रोथ मीन्स चेंज इन द शेप, साइज एंड अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल। सो ग्रोथ जो है उसकी वजह से शेप में चेंज आएगा, साइज में चेंज आएगा, अपीयरेंस में चेंज आएगा किसी भी इंसान की। चलिए मैं आपको ये एग्जांपल से समझाती हूँ। जब आप 5th क्लास में थे तो आपकी हाइट छोटी थी, अब आप 11th क्लास में आ गए हैं, आपकी हाइट बढ़ गई है। तो ये जो हाइट बढ़ रही है, जो हाइट में इंक्रीज आ रहा है, इसी को हम ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा चेंज है जिसको हम देख पा रहे हैं। तो ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो जरूरी नहीं है सिर्फ हाइट में चेंज आना ही ग्रोथ है। जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो भी शेप में चेंज हो रहा है, जो भी आपकी बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, वो सारी चीजें ग्रोथ में काउंट होती हैं। सो स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पर 3 ग्रोथ की डेफिनेशन प्रोवाइड करा दी है। आपको जो बेस्ट लगे आप एग्जाम में लिख के आइएगा। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो काफी वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू ग्रोथ। अगर मैं बात करूं, ये आपका डेवलपमेंट है और इसके अंदर छोटा सा जो है वो ग्रोथ आता है, यानी कि ग्रोथ हमारा सिर्फ फिजिकल फैक्टर को ही काउंट करता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को भी अपने अंदर काउंट करता है। तो अगर मैं बोलूं कि ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है, यानी कि हम उसको माप सकते हैं, सिमिलरली डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ के साथ साथ और भी फैक्टर्स काउंट होते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल लूं, जिस तरीके से आप 5th क्लास में सोचते थे, आपका जो मेंटल मैच्योरिटी थी वो कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आपकी जो मेंटल मैच्योरिटी है वो भी बढ़ती चली गई। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट में आ जाती हैं। सो डेवलपमेंट में आप कुछ चीजों को मेजर कर सकते हो, लेकिन कुछ को आप मेजर नहीं कर सकते हो। एक और बात कही जाती है कि जो डेवलपमेंट है वो वूम्ब से टूम्ब तक चलती है, यानी कि मम्मी के पेट से ही शुरू हो जाती है और जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक हमारी डेवलपमेंट होती चली जाती है। सो यहाँ पर यही चीज बोल रखी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एक ही कॉइन की 2 साइड है। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर समझ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ हैपेंस एट अ सर्टेन एज
कंसेप्शन टू एडल्ट, यानी कि ग्रोथ जो है वो कंसेप्शन से लेके अडल्ट तक चलती रहती है और ये एक सर्टेन एज तक ही होती है। जैसे आप 18 साल के हो जाते हो तो उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो यही चीज बता रखी है कि एक पर्टिकुलर एज तक ही आपकी जो ग्रोथ है वो होगी। डेवलपमेंट को देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट हमेशा ही होता रहता है, जन्म से लेके जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक डेवलपमेंट होता ही रहता है। ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव चेंज है, वहीं पे डेवलपमेंट जो है वो एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चेंज होते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू चेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर आपको चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा बॉडी के किसी भी पार्ट का। डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। डेवलपमेंट में इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इसमें सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं बल्कि कि बाकी सारे एस्पेक्ट, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर तरीके के एस्पेक्ट इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो। वहीं पे डेवलपमेंट इज एसेसेबल। डेवलपमेंट को आप फील और मेजर दोनों चीजें कर सकते हो। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। ग्रोथ इज नॉट नेसेसरी विद डेवलपमेंट। वहीं पे डेवलपमेंट में कहा जा रहा है विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट इज पॉसिबल। करने वाले हैं 9.4 एडोलेसेंस। सो ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप सभी जने अपनी एडोलेसेंस पीरियड में चल रहे हैं। 13 से लेके 19 ईयर्स तक का पीरियड माना जाता है। इसमें हमारी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप कर रहे होते हैं। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों में ही चेंजेस आ रहे होते हैं। अगर लड़कियों की बात करूं तो इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन हो जाती है। पब्लिक एरियाज पे जो हेयर है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उसी के साथ साथ जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो भी काफी ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूं वॉइस की, तो लड़कियों की वॉइस जो होती है, जो पिच होती है, वो काफी ज्यादा शार्प हो जाती है। अब बात कर लेते हैं लड़कों की। तो लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, पब्लिक एरिया पे हेयर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अगेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। वहीं पे जो लड़कों की वॉइस है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाती है। इस एज में जो बच्चा होता है वो अपनी खुद की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना चाहता है। वो खुद भी कंफ्यूज होता है कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हो गया हूँ। ये बोला जाता है कि इस उम्र के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे जो लड़के हैं वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो लड़कियां हैं वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जेसल्ड, एडोलेसेंस इज द पीरियड थ्रू विच अ ग्रोइंग चाइल्ड मेक ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसमें जो बच्चा होता है वो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में होता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं बच्चा हूँ या मैं बिल्कुल बड़ा हो चुका हूँ। तो जो मिडल वाला पीरियड होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। एंड इसको स्ट्रेस एंड स्ट्रोम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। एंड सबसे क्रिटिकल एज अगर कोई है तो वो एडोलेसेंस ही है। अगर हमें सही गाइडेंस मिलती है, सही फ्रेंड्स मिलते हैं, सही सोसाइटी मिलती है, तो इंसान अपने आप को बना लेता है। सो एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल काफी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। उसी के साथ साथ जो एक बच्चा है वो सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ मूव कर रहा होता है। वो चाहता है कि वो अब किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, वो अपने डिसीजन खुद लेना चाहता है, वो अपनी लाइफ को खुद एक्सप्लोर करना चाहता है, खुद अपने एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना चाहता है और उनसे सीखना चाहता है। एडोलेसेंट प्रॉब्लम। सो आप सभी जने जानते हैं कि एडोलेसेंस कितनी क्रिटिकल एज है और वहां पर प्रॉब्लम का क्रिएट होना नेचुरली है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है इंडिपेंडेंसी। सो इसमें जो टीनेजर होता है वो अपने टास्क खुद करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका जो बच्चा है वो गलत संगति में जाए, बैड कंपनी में पड़ जाए। तो इसीलिए पेरेंट्स जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं अपने बच्चे को। लेकिन वहीं पे जो टीनेजर है वो चाहता है कि वो अपने डिसीजन खुद ले, तो इसकी वजह से क्लैशेस हो जाते हैं। और यही कारण है मोस्टली केसेस में जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ क्लोज ना होकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। सो जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि एडोलेसेंस में काफी रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं। सो कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं उन्हें फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है, और अगर वही फिजिकल अपीयरेंस सही तरीके से ना हो तो वहां पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। जो टीनेजर्स होते हैं उनके बीच में टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अब आप सभी जने जानते होंगे कि एडोलेसेंस एज में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके फेस पे पिंपल्स ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। सो वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर इतने कॉन्शियस होते हैं कि उनके माइंड में टेंशन और स्ट्रेस रहता है कि मैं सही लग भी रही हूँ या लग रहा। थर्ड, इमोशनल प्रॉब्लम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडोलेसेंस जो है उसमें हमारे जो इमोशंस है वो काफी ज्यादा डिसबैलेंस होते हैं, और यहाँ पर क्लियरली लिख रखा है दैट इमोशन आर एट द पीक एंड सीम्स इम्बैलेंस। तो इमोशंस जो होते हैं वो अपनी पीक पे होते हैं, वो काफी इम्बैलेंस होते हैं। सो बच्चों के साथ काफी ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक टीनेजर
ऑटोनॉमी की डिमांड करता है, लेकिन एक्चुअली उसको ऑटोनॉमी यानी कि स्वतंत्रता मिलती नहीं है उसके पेरेंट्स और टीचर से, और ऑटोनॉमी ना मिलने की वजह से वो काफी ज्यादा सफर करता है, टीनेजर को काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर क्लियरली बता रखा है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो टीनेजर है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एडजस्ट होने में, सोसाइटी में एडजस्ट होने में, फैमिली में एडजस्ट होने में। इवन इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से और इंडिपेंडेंस ना मिलने की वजह से वो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ जो है रिवोल्ट जैसा बिहेवियर शो करता है, वो उनके अगेंस्ट में हो जाता है। फिफ्थ, सोशल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि जो सोसाइटी होती है उनके खुद के कल्चर होते हैं, कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं जो वो फॉलो करती हैं। एडोलेसेंस जो है वो ऑटोनॉमी चाहता है, वो चाहता है कि उसके थॉट्स की, उसके आइडियाज की रिस्पेक्ट करी जाए, लेकिन जो सोसाइटी है वो सही को सही बताती है, लेकिन जो सोसाइटी है वो ओवर रूल कर जाती है और जो टीनेजर्स हैं उनके ओपिनियन को डिस्करेज कर देती है। सो टीनेजर के ओपिनियन की रिस्पेक्ट ना होने की वजह से टीनेजर जो है वो रिवोल्ट की भावना उत्पन्न कर लेता है अपने अंदर और वो सबके अगेंस्ट में हो जाता है। सिक्स, प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ सपोर्ट। तो यहाँ पर जो टीनेजर है वो काफी स्ट्रगल कर रहा होता है अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित करने के लिए और वो अपनी रेपुटेशन बनाना चाहता है सोसाइटी में, लेकिन जो टीनेजर है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलता है जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एंड फाइनली अगर वो अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ एडिक्शन। एडोलेसेंस में जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर होता ही है कि ओवर एक्साइटमेंट की वजह से या बैड कंपनी की वजह से जो टीनेजर्स हैं वो स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं और शुरू शुरू में ना सिर्फ एक शौक होता है कि मजा आएगा, हमारा फ्रेंड कर रहा है तो हम भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो हमें कब उसकी एडिक्शन हो जाती है और कब हम इन तीनों चीजों के बिना नहीं रह सकते हमें खुद नहीं पता चलता है। एक्चुअली में हम कूल बनने के लिए वो ट्राई तो करते हैं लेकिन वो सजा कब बन जाती है हमें खुद नहीं पता चलता है। यहाँ पर कुछ टीनेजर्स कूल बनने की वजह से अपनी पूरी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। टीनेजर्स जो है वो ऑलरेडी इतना इमोशंस के साथ सफर कर रहा होता है और इमोशन स्टेबल ना होने की वजह से वो वायलेंस में इंडल्ज हो जाता है, वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है, वो मार पिटाई करना शुरू कर देता है, गाली गलौज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो धीरे धीरे करके सीरियस क्राइम करना शुरू कर देता है एंड फाइनली वो अनलॉफुल बिहेवियर शो करता है। उसी को हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोलते हैं। एक ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी जो एक माइनर ने करी है उसी को कहा जाता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी। इसमें यही है कि टीनेजर जो है वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, तो उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं, उसकी कुछ फैंटेसीज होती हैं जिसको वो पूरा करना चाहता है, लेकिन लैक ऑफ पेरेंटियल सपोर्ट, माता पिता के ना सपोर्ट करने की वजह से उन्हें सोसाइटी के नॉर्म्स को मानना पड़ जाता है। नेक्स्ट, सेक्स प्रॉब्लम। यहाँ पर ये बता रखा है कि जो एक बच्चा है उसकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं, जो टीनेजर होता है वो खुद भी नहीं समझ पा रहा होता है कि उसके साथ क्या ही हो रहा है और एक्चुअली इसलिए होता है बिकॉज सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं करी जाती है। आज भी कुछ इंडिया के पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ खुल के इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, जबकि हमें अपने बच्चों से ऐसी बातें करनी चाहिए ताकि उनको हम बता सके कि जैसा तुम फील कर रहे हो वैसे हमने भी करा था और हम तुम्हें प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसी के साथ साथ एक बच्चे की भी ये ड्यूटी बनती है कि जो हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर ट्रस्ट दिखा रहे हैं उसको हम बरकरार रखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स। इससे पहले की वीडियो में हमने एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स को समझा कि किस तरीके से एक टीनेजर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से हम उन प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर एनवायरनमेंट। अगर एक टीनेजर को फेवरेबल एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाए, उसके थॉट्स, उसके आइडियाज की रिस्पेक्ट करी जाए, उसको ऑटोनॉमी दी जाए कि वो अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटीज को पहचान सकता है, डेफिनेटली काफी हद तक हम एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स के साथ डील कर पाएंगे, क्योंकि इस एज में बच्चा ऑटोनॉमी चाहता है, वो चाहता है कि उसके थॉट्स की भी रिस्पेक्ट करी जाए और अगर वो रिस्पेक्ट उसके पेरेंट्स, उसके टीचर, उसके पीयर्स उसको दे दें तो डेफिनेटली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना उसके अंदर डेवलप होगी कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मुझे अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज पता है बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऑटोनॉमी दी थी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं एजुकेशन फॉर मोटर डेवलपमेंट। यहाँ पर यही बता रखा है कि इस एज में बहुत रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं और इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं कि एडोलेसेंस भी खुद नहीं समझ पा रहा होता है कि मेरे साथ चल क्या रहा है। यहाँ पर एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी हो जाती है और अगर हम उनकी एनर्जी को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाएं, यानी कि अगर हम गेम्स और स्पोर्ट्स की दिशा में उन्हें ले जाएं
हैं तो डेफिनेटली वो एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, बिकॉज टीनेजर की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो यूजफुल काम में लग रही है एंड वो बेहतर बन जाएंगे एक्सरसाइज और योगा करके। उसी के साथ साथ वो फिजिकली तो स्ट्रांग होंगे ही, प्लस मेंटल और इमोशनल कंट्रोल भी उनके पास आ जाएगा। नेक्स्ट, सेक्स एजुकेशन। आप सभी जने जानते हैं कि सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है टीनेजर्स के लिए, बिकॉज इस एज में जो टीनेजर है वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हर एक ह्यूमन की क्यूरियोसिटीज होती हैं, कुछ डिजायर्स होती हैं जिसको वो फुलफिल करना चाहता है। सो अपने डिजायर्स, अपनी क्यूरियोसिटीज को फुलफिल करने के लिए वो गलत स्टेप उठा सकता है। तो ये एक रोल बनता है पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, उसी के साथ साथ फैमिली मेंबर्स का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, कि उन्हें सही गाइडेंस दी जाए। अगर टीन्स को प्रॉपर और करेक्ट नॉलेज दी जाएगी तो डेफिनेटली काफी हद तक एडोलेसेंस प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट, फ्रेंडली बिहेवियर। पेरेंट्स एंड टीचर इम्पोज सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर अगेंस्ट देयर विल। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो टीनेजर्स की इच्छाओं के अगेंस्ट एक रुकावट की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा टीनेजर्स को लगता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हमें ऑटोनॉमी देनी चाहिए टीन्स को और उनकी फीलिंग्स की, उनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनको भी मौका मिलना चाहिए अपने आप को साबित करने का, और पेरेंट्स और टीचर को कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। अगर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होगी तो जो बच्चा होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो धीरे धीरे करके चेंज होने लग जाता है एंड आपने देखा होगा वो बच्चा काफी ज्यादा वायलेंट हो जाता है और रेबेलियस हो जाता है। नेक्स्ट, वोकेशनल गाइडेंस। Vocational guidance should be given to adolescent as per their ability, need, interest and personality. So यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक बच्चे को vocational guidance मिलनी चाहिए। So vocational guidance क्या होती है? इसमें हम बच्चे को एक ऐसा काम सिखाते हैं जिससे फ्यूचर में वो काफी ज्यादा अर्न कर सकता है। तो हम बच्चे की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा रहे हैं ताकि वो अपने लिए भी काम कर सके, अपने आप को बेहतर बना सके, जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है उसमें जाके वो काफी अर्न कर सके। सो प्रॉपर गाइडेंस मिलने से टीन्स की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, बल्कि कि फ्यूचर में भी ये चीज काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल नॉलेज। सो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि एक टीनेजर जो है उसकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही होती हैं, वो खुद के इमोशंस को समझ रहा होता है कि क्या चल रहा है उसकी बॉडी के साथ। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि हमें उसे सजेस्ट करना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। उसी के साथ साथ हम स्टूडेंट्स के बीच में डिबेट और डिस्कशन करा सकते हैं, जहां पर हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर सकते हैं और वहां पर आपस में स्टूडेंट्स जब डिबेट करेंगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, तो जब इस तरीके से डिबेट एंड डिस्कशन होगा तो जो बच्चा है वो अपने सेम पीयर ग्रुप के साथ रिलेट कर पाएगा, खुल के अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रख पाएगा और आपस में मिलके जो टीनेजर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्टिविटी हर स्कूल में होनी चाहिए, स्पेशली 9 to 12 क्लास के लिए, एंड घर में भी जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी अपने बच्चों के साथ डिबेट एंड डिस्कशन करना चाहिए। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ फिजिकल चेंजेस। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि एक टीनेजर की बॉडी में काफी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और वो चेंजेस काफी जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक टीनेजर के लिए। तो यहाँ पर हमें टीनेजर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये जो सारे चेंजेस हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है जिससे आप डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे या आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर किसी के साथ होता है। अगर आप इस तरीके से उन्हें रिलेट करेंगे तो वो भी समझ पाएंगे इस इशू को और फिर रिजॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ अब्यूज ऑफ ड्रग्स। सो यहाँ पर यही बता रखा है, ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट जो टीनेजर्स हैं वो कंज्यूम करने लगते हैं ड्रग्स और अल्कोहल सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और वो इन सब चीजों के हैबिचुअल हो जाते हैं। तो अगर हम इन सभी सब्सटेंसेस के बारे में पहले से उनसे बात करें और उनके बैड इफेक्ट्स के बारे में बताएं, सो ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम कभी क्रिएट ही नहीं होगी। तो यहाँ पर यही बता रखा है कि हमें ड्रग रिलेटेड टॉपिक्स पे भी बच्चों से बात करनी चाहिए, ताकि अगर वो फ्रस्ट्रेशन में, एक्साइटमेंट में, पीयर्स को देख के ये सब चीजें कंज्यूम करने की सोच भी रहे हैं तो ना करें। तो यहाँ पर ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और यूजफुल लगती है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो थैंक यू गाइज।